नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। एक्चुअली 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक्चुअल वास्तव में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है नहीं, लेकिन चूंकि एक स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, इसलिए उस पार्टी को ये लोग अपनी पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कैसे, इसको आगे हम चर्चा करेंगे। अब जैसा मैंने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। अब सोचिए कि एओ हुम भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक पार्टी की स्थापना करता है, वो भी एक अंग्रेज ब्यूरोक्रेट्स, एक अंग्रेज नौकरशाह, और उस समय जो अंग्रेजों का कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करता था वो भी उस अधिवेशन में शामिल होता था। कितनी विडंबना है कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने एक पार्टी की स्थापना की ताकि भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा सके और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। निर्णय आपको करना है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे और थे भी, लेकिन आप जरा बताइए, भारत एक गरीब देश था, जनता गरीब थी, इस पर अंग्रेजों का शासन था, फिर इस मोतीलाल नेहरू को इतना इनकम कहाँ से होता था? कौन से लोग थे जो वकील को पैसा देते थे? इतना महंगा फी देने वाले, इतनी कमाई कराने वाले कम से भारतीय तो नहीं हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या था कि अंग्रेजों के सारे जो मुद्दे होते थे, जो सारे मुकदमे होते थे, वो ये बड़े बड़े वकील लड़ा करते थे। और दूसरा, कांग्रेस ने कहीं भी अपने मैनिफेस्टो मतलब उसका जो संविधान था, कहिए संविधान में कहीं ये नहीं कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारत को आज़ादी दिलाने के लिए की जा रही है। एओ हुम ने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स को लेटर लिखा था 1883 में, उसमें एओ हुम का कहना था कि भारतीय सरकार जो नीति बनाती है, उस नीति निर्माण में पढ़े लिखे लोगों की सहभागिता हो और वो भी इस पर चर्चा कर सके, इसलिए हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। और उस मीटिंग में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और उसके पहले जो अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। टोटल 72 डेलीगेट से 72 लोग मिल करके जब पार्टी की स्थापना की हुई थी तो उस समय टोटल जो सदस्य थे, लोग जमा हुए थे, उसमें 72 लोग थे। उसमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी हिंदू, जैन और पारसी थे। अब इसके बाद इसमें एक चीज सबको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और 1885 से लेकर 1930 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में आज़ादी स्वतंत्रता शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोई भी आंदोलन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए नहीं किया है। और उसी समय जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग इंडियन डोमिनियन, अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता की बात कर रहे थे। डिसीजन आपको लेना है कि वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। और ये काकोरी जो षड्यंत्र जिसे अंग्रेज बोलते हैं, और काकोरी घटना जो हुई थी जिसमें कोषागार को लूटा गया था, उस केस को लड़ने वाले, भगत सिंह को फांसी दिलाने वाले, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिलाने वाले, ये जो भी सरकारी वकील थे वो कोई विदेश से नहीं आए थे। वो सारे वकील भारतीय थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। जो कांग्रेस दावा करती है कि हमने भारत को आज़ादी दिलाई, उसी कांग्रेस के नेता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दिलाने का मुकदमा लड़ रहे थे।
भगत सिंह को, रामप्रसाद बिस्मिल को ये फांसी दिलाने वाले भी भारतीय वकील थे और वो सारे कांग्रेसी मेंबर थे, कांग्रेसी सदस्य थे। उसके अलावा जब विभाजन की बात आती है तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग की सदस्यता लेते हैं और 1920 तक कांग्रेस के सदस्य रहते हैं। यानी एक ही आदमी 1913 से 1920 के बीच में मुस्लिम लीग का भी सदस्य है और कांग्रेस का भी सदस्य है। वो मुस्लिम लीग का भी एक बड़ा नेता है और कांग्रेस का भी बड़ा नेता है, जबकि दोनों पार्टियों के जो ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे, वो कंप्लीट अलग अलग थे। फिर एक आदमी ये दोनों जगह दोनों पार्टी में क्या कर रहा था? दोनों पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सोशल पार्टी तो है नहीं। कोई ये कह सकता है कि एक ही आदमी आरएसएस का भी मेंबर होता है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी मेंबर होता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही आदमी एक ही समय में दो राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो और दोनों पार्टी की मीटिंग्स में, सभाओं में जाता हो। स्वाभाविक है, उसे कांग्रेस की सारी अंदरूनी बातें पता चलती थी और वो आकर के इधर मुस्लिम लीग में उसकी चर्चा किया करता था। 1920 में भी जो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, और इवन उसके पहले जो खिलाफत आंदोलन हुआ, उसमें गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। क्या कह के कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। आप बताइए, खिलाफत आंदोलन का भारतीय नागरिकों या भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। वो घटना टर्की की थी, टर्की के खलीफा के खिलाफ आंदोलन हुआ। क्यों भाई, भारत का उसके क्या लेना देना, और भारतीय मुसलमान उससे क्यों उसके लिए आंदोलन करेंगे? लेकिन हुआ और उसके सपोर्ट गांधी जी ने भी किया। आगे बढ़िए, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं। उसके बाद फिर वो जवाहरलाल नेहरू उसके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1930 में आकर के कांग्रेस ने जब देखा कि भारत अब आज़ाद होने वाला है, अब वातावरण बन गया है, अब आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता है, तब उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन करके स्वतंत्रता को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। उसके पहले तक स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान में, उसके संविधान में कहीं नहीं था। तो जो कांग्रेस कहती है कि हमने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उससे आप पूछिए कि 1885 से 1930 तक क्या आपने कोई लड़ाई लड़ी? क्या आपके संविधान में स्वतंत्रता शब्द का भी जिक्र है? क्या आपने कभी कोई एक प्रस्ताव पास किया हो स्वतंत्रता के पक्ष में? नहीं पास किया था। तो ये पूरी तरह से झूठ और बकवास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाई। दूसरी बात, गांधी जी भी जब आए, ठीक है, अच्छी बात है कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को जनता तक ले गए और एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी को एक आंदोलन बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? 10 वर्ष के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और फिर उसके 12 वर्ष के बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। यानी पूरे जीवन में गांधी जी ने भी सिर्फ 3 आंदोलन किया: असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों के पीछे का गैप 10-10 वर्ष का, और इसके पीछे की कहानी भी और डिटेल में आप पर वीडियो में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है आप कृपया पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस आंदोलन से गांधी जी ने अंग्रेजों को कोई असर नहीं हुआ था। अगर असर होता तो क्या ब्रिटिश सरकार गांधी जी को सारी सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराती? और जो अभी नरेंद्र मोदी को उद्योगपतियों की पार्टी बोलते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि गांधी जी भी घनश्याम दास बिरला और जमनालाल बजाज जैसे उद्योगपतियों के सहयोग से ही आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलनकारियों का भी गांधी जी को भी उद्योगपतियों का समर्थन हासिल था। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के सभी नेताओं को अंग्रेजों का भी समर्थन हासिल था। अब आप बताइए, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस सरकार के विरुद्ध आप आंदोलन कर रहे हैं, वही सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। क्या कोई ना कोई साठ काट तो था? और ये क्लियर है कि कहीं इससे स्वतंत्रता आंदोलन में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई योगदान था।
आगे बढ़िए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के कारण भारत को आज़ादी मिली, क्योंकि अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की हालत ऐसी हो गई थी कि आपको शायद पता होगा, जिन्हें इतिहास की जानकारी है, कि हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस पर भी बॉम्बार्डिंग करके एक तरह से लगभग उनकी ताकत बहुत ही कमज़ोर कर दिया था। और उसके बाद ब्रिटेन इस हालत में नहीं था कि वो अपने उपनिवेशों पर शासन कर सके। तो गांधी जी होते तो भी, नहीं होते तो भी, कांग्रेस होती तो भी, नहीं होती तो भी, अंग्रेजों को भारत को छोड़ना था, क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने डटकर ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला किया और उसका असर जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था, नौसेना के सैनिकों ने विद्रोह किया था, उसके बाद से अंग्रेजों को डर हो गया कि अगर हम ज़्यादा दिन तक यहाँ शासन करते हैं तो एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें यहाँ रहने वाले सारे अंग्रेज मारे जाएंगे। क्योंकि भारतीय सैनिक, मैं बार बार कहता हूँ कि अंग्रेज कोई इंग्लैंड से सैनिक लेकर नहीं आए थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों की सहायता से भारत पर शासन किया। यानी भारत पर शासन करते समय भी भारतीय सैनिक की ही मदद से और भारतीय कुछ राजाओं की मदद से उन्होंने शासन किया। तो उन्हें डर था कि जो नौसैनिकों का विद्रोह हुआ और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, उसके कारण जो सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रति जो सहानुभूति थी, उससे अंग्रेज सरकार डर गई थी। एक तो उनकी अपनी ताकत भी कम हो गई थी और उन्हें डर था कि एक ऐसा विद्रोह हो सकता है जो बहुत ही हिंसक होगा और वो इतना हिंसक होगा कि जो अंग्रेज भारत में है वो कोई भी बच के नहीं जा पाएंगे। इस डर से उन्होंने 1948 में भारत को स्वतंत्र करने का प्लान बनाया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो 1 साल तक भी वेट नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें 1947 में ही छोड़ के जाना पड़ा। और ऐसा नहीं कि इसके लिए कांग्रेस ने उन पर कोई दबाव डाला, कुछ नहीं। कांग्रेस तो 1946 में सत्ता में आई और उसी में खुश थी, लेकिन अंग्रेजों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो शासन करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें लगा कि जितना जल्दी हो सके इन देशों को आज़ाद करके वापस चले जाना चाहिए। अब कांग्रेस की जहाँ तक बात है, लोकतंत्र कितना है सोचिए। 2 बार सुभाष चंद्र बोस जीते लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, चाहे गांधी जी ही क्यों नहीं हो। मेरी नज़र में मैं गांधी जी को भी बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं मानता, क्योंकि अगर वो लोकतांत्रिक होते तो सुभाष चंद्र बोस को काम करने देते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने देते, क्योंकि जनता की इच्छा से ये दोनों चुन के आए थे। लेकिन गांधी जी ने दोनों का विरोध किया। इससे पता चलता है कि वो एक डिक्टेटरशिप टाइप के आदमी थे। अब जहाँ तक विभाजन की बात है, सोचिए आखिर एडविना माउंटबेटन सिंगापुर में थी, माउंटबेटन सिंगापुर में थे, क्यों इन्हें बुलाया गया? इन्हें बुलाकर दिया गया है। अब एडविना माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू के क्या संबंध थे, इस पर चर्चा करने का आज समय नहीं है। होता है, जो भी हुआ वो इतिहास की बात है। लेकिन ये है कि हाँ, ये गलत शिक्षा जो दी जाती है कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, तो विभाजन किसने कराया? आज़ादी आपने दिलाई, उस विभाजन पत्र पर साइन किसने किया? पाकिस्तान बना, आपने उसे रोका क्यों नहीं रोक पाए? यानी आप में क्षमता तो नहीं थी, आप कुछ नहीं कर पाए। फिर आप अगर स्वतंत्रता का श्रेय लेते हैं जो जिसमें आपकी कोई भूमिका थी नहीं, तो विभाजन का भी श्रेय लेना पड़ेगा आपको। ये याद रखिए कि भारत के एक पार्ट को, एक हिस्से को अलग करने का पाप भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। स्वतंत्रता आपके चलते और विभाजन किसके चलते? विभाजन भी तो आपके चलते हुआ। उसके अलावा आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुत्ता नहीं मरा। किस कांग्रेसी को फांसी हुआ है? किसी कांग्रेसी को फांसी हुआ तो कोई बताए, किसी कांग्रेसी को गोली लगी हो तो कोई बताए। कांग्रेसियों को न तो कभी गोली लगी, न ही फांसी दी गई, न ही आजीवन कारावास दिया गया, न ही काला पानी दिया गया। इन्हें तो जेलों में रख करके सारी सुख सुविधाएं दी गई। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना
अंग्रेजों के द्वारा की गई, विदेशियों के द्वारा की गई, और आज भी एक विदेशी महिला ही इसको चला रही है। और इतिहास जान लीजिए, इतिहास गवाह है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस की बेटी से शादी किया था, और सेल्यूकस की बेटी के चलते दरबार में क्या क्या कांड हुए वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। एक विदेशी माँ से जन्मा हुआ बेटा कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतिहास इसका गवाह है। जैसे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी किया, और सेल्यूकस की जो बेटी थी, जो चंद्रगुप्त की वाइफ बन के आई थी, उसने दरबार में बैठकर क्या क्या षड्यंत्र किए थे, ये इतिहास का विषय है। सोनिया गांधी भी कोई अलग नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। चाहे सोनिया गांधी हो या उनके बेटे हों, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। उनका कोई भी काम राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। शासन करना एक बात है, लेकिन अगर उनके शासन करने के तरीके को देखें, उनकी लॉयल्टी हमेशा बाहर रहेगी। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। वो बाय डिफॉल्ट चुनकर आते थे, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पास विकल्प नहीं था। और एक अंग्रेजों के समर्थन से जिस पार्टी की स्थापना हुई, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेजों के सपोर्ट से ये पार्टी जनता में इस ढंग का इंप्रेशन देने में, परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई कि हम आंदोलन, स्वतंत्रता की आंदोलन लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जान देने वाले कोई और थे, श्रेय लेने वाले कोई और थे। जान गर्म दल के लोग दे रहे थे, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी दे रहे थे, लेकिन उसका क्रेडिट कांग्रेस को दिया जा रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल का जो टाइम था, उस समय गांधी जी भी आ गए थे, इंडिया में ही थे, लेकिन कहीं पर भी गांधी जी ने राम प्रसाद बिस्मिल को सपोर्ट किया हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। कहीं पर भी जवाहरलाल नेहरू ने राम प्रसाद बिस्मिल को, सुखदेव को सपोर्ट किया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। तो आप कौन सा लड़ाई लड़ रहे थे? किस लड़ाई से आप अंग्रेजों को भगा रहे थे? कैसे आप भगाए? चुनाव जीते, चुनाव में आप कोई विकल्प नहीं था। ये राजनीतिक पार्टी है, पार्टी एक थी, आपने एक परसेप्शन बना दिया था कि आप ही के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है। वास्तविकता ये थी कि उस समय भी हिंदू महासभा थी, उस समय भी फॉरवर्ड ब्लॉक थे, और हिंदू महासभा फॉरवर्ड ब्लॉक भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उसका कहीं पर भी इतिहास में आप चर्चा नहीं सुनेंगे। इसलिए कि ये जो भी सत्ता में आते हैं, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखते और लिखाते हैं, और मजबूरी है कि जनता वहीं पढ़ती है जो सरकार लिखवाती है। हम अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं, जो भी सुनते आए हैं, वो सच पूछिए तो गलत इतिहास पढ़ाया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना हो या कांग्रेस हो, दोनों के बारे में गलत इतिहास पढ़ाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का बंटवारा, देश का बंटवारा कराया, लेकिन उसके लिए सिर्फ जिन्ना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस भी बराबर की सहभागी है, बराबर की जिम्मेदार है। सत्ता लिप्सा, सत्ता, नेहरू को सत्ता चाहिए था, और सत्ता के लिए उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के नाम पर शपथ लेना भी मंजूर किया। एक अंग्रेजी लॉर्ड माउंटबेटन के अंतर्गत काम करना स्वीकार किया। उन्हें शपथ दिलाने वाले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब कहा जाता है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। मैं कहता हूं कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ तो फिर आपका राष्ट्र प्रमुख कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आपका राष्ट्र प्रमुख है, और आप कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया। किस हिसाब से देश आज़ाद हुआ कि प्रधानमंत्री बन गए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो देश आज़ाद हो गया? अरे भाई, उस समय राष्ट्राध्यक्ष कौन था? अभी जो राष्ट्रपति होते हैं, उस समय गवर्नर जनरल वही थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको शपथ दिलाते हैं, आप क्वीन विक्टोरिया के नाम की शपथ लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। बल्कि आपसे अच्छा, आपसे बेटर, आपसे अच्छी कंडीशन में तो जिन्ना था कि कम से कम वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान का था। लेकिन आप तो खुद ही लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर काम कर रहे थे, उसके वो शपथ दिला रहा था, राष्ट्र प्रमुख वही था। और बहुत सारे निर्णय में लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्तक्षेप करके उसे नहीं होने दिया। कश्मीर, पूरा कश्मीर आज भारत में रहता, उस समय जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन दोनों जिम्मेदार थे। दोनों ने ही उन्हें वापस नहीं आए, विलय नहीं होने दिया था, विभिन्न शर्तें लगाई थी। बाद में जब जिन्ना ने अटैक कर दिया, तब हड़बड़ी में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप करने पर वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ।
नहीं तो हरि सिंह ने स्वतंत्रता के समय में ही, अन्य राज्यों के समय में वो भी अपने विलय करना चाहते थे, लेकिन ये कह करके कि पठानकोट से उधर आगे जाने का रास्ता नहीं है, जम्मू कश्मीर जाने का रास्ता नहीं है, कह के उन्हें ठुकरा दिया गया था और विभिन्न शर्तें थोप दी गई थी। तो बहुत इतिहास में बहुत सारा काला अध्याय है जो हमें आपको नहीं पढ़ाया गया है। अगर सच्चाई यही है कि कांग्रेस का आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर ये आंदोलन करते रहे, अंग्रेजों के सपोर्ट से शासन करते रहे और ये भ्रम फैलाया गया कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो